नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट पात्रता एवं मुख्य परीक्षा हेतु साथ में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती हेतु हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 12 है। पूरे 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही शानदार स्तर के और बहुत ही नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों, तैयारी निश्चित रूप से अभी से आपको करनी चाहिए, चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, एक एक प्रश्न को समझते हुए विस्तृत रूप से हम हल करने वाले हैं। बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 30 प्रश्न हैं, लगभग यूँ मानो 20-22 मिनट में आपके 30 प्रश्न व्याख्यात्मक रूप से आप अच्छी तरह से हल कर सकते हो। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को। पाठ्य पुस्तक हिंदी शिक्षण का साध्य है, हिंदी शिक्षण छात्र के लिए सहायक है, हिंदी शिक्षण का साधन है और मार्गदर्शक है। तो साथियों, पाठ्य पुस्तक को साध्य नहीं माना जाता है, बल्कि जो शिक्षण सामग्री या फिर पुस्तकें वगैरह जो चीज़ें होती है, इनको शिक्षण का साधन माना जाता है। क्या माना जाता है इनको? शिक्षण का साधन। क्योंकि साध्य तो क्या होते हैं? साध्य तो लक्ष्य होते हैं साथियों। ठीक है, विकल्प नंबर आपका तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन है क, ल, य और च। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो क भी नहीं है, ये भी नहीं है, च भी नहीं है, बल्कि पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है, वो है ल। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 3 पे आएंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, फूला ने समाना मुहावरे का अर्थ है कलंकित होना, बहुत प्रसन्न होना, खूब मौज करना और उत्तरदायित्व लेना। तो कई बार आपने इस मुहावरे को पढ़ भी रखा होगा, सुन भी रखा होगा कि भाई अरे उसके तो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई और वो तो फूला नहीं समा रहा है, तो मतलब वो बहुत प्रसन्न होना। तो एक तरह से इसका अर्थ क्या होता है? फूला ने समाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आएंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, ये देखिएगा। रेडियो की सीमाओं को कौन सा सर्विस साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, टेप रिकॉर्डर और इनमें से कोई नहीं। तो वापस इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। भाई रेडियो की सीमा क्या होती है कि इसमें कोई भी कार्यक्रम हो वो एक निश्चित समय पर ही आता है। यदि उस समय पर हमने उस कार्यक्रम को नहीं सुना है तो फिर वो निकल जाएगा, हम उसको दोबारा नहीं सुन सकते हैं। तो साथियों, इस चीज़ को हम किसके माध्यम से दूर कर सकते हैं? टेप रिकॉर्डर के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कि भाई कभी अपन ने किसी भी कार्यक्रम को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया और उसको आप जब चाहो तब सुन सकते हो। तो इसलिए थर्ड विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो आपके 5वां प्रश्न साथियों, 5वां प्रश्न है, कुत्ता भौंकता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो वापिस इनमें से कोई नहीं को हटा देंगे। भाई द्विकर्मक में जिसमें 2 कर्म पाए जाते हैं, तो द्विकर्मक 2 कर्म तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे, तो ये भी गलत है। तो सकर्मक या अकर्मक। साथियों, कुत्ता भौंकता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। कौन सी क्रिया? अकर्मक, जिसमें कोई कर्म नहीं पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए भौंकना क्या है? भौंकना कोई कर्म थोड़ी है साथियों। इसलिए प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। तो छठा प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम है? सावन, खेत, वर्षा और मोह। 3 शब्द यहाँ पर तद्भव है और 1 शब्द यहाँ पर तत्सम है। तो जो तद्भव है उसको आपको देखना है, सॉरी जो तद्भव है उसको नहीं देखना है, जो तत्सम है उसको आपको देखना है। तो देखो, सावन, सावन शब्द बना है श्रावण से, श्रावण तत्सम है और सावन क्या है? तद्भव है। फिर इसके बाद में खेत, खेत भी यहाँ पर तद्भव शब्द है। मुँह, मुँह भी तद्भव शब्द है। लेकिन वर्षा जो शब्द है साथियों, वर्षा एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? वर्षा तत्सम शब्द है। तो तीसरा विकल्प छठे प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, वे प्राय संकेत करती है अलग अलग पाठ्यचर्या की आवश्यकता की ओर, उनके ज्ञान की सीमा की ओर,
आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर और योग्यता समूहकरण हेतु पथ प्रदर्शन की ओर। तो देखो, त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। कोई भी शिक्षक है, उसके जो छात्र है कि भाई हमारे जो छात्र हैं उनमें क्या क्या त्रुटियां वो कर रहे हैं, इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, ताकि उन त्रुटियों को दूर किया जा सके। उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा सके, रणनीति बना सके उपचारात्मक शिक्षण हेतु। तो थर्ड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस पद में संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की। ठीक है, तो देह चोर, जन्मांध, चंद्रोदय और मनमोजी। तो देखो, मनमोजी, मन का मोजी नहीं होता है, मन में मोजी होता है। जन्मांध, जन्म से अंधा। देह चोर, देह को चुराने वाला। काके की आना चाहिए, देह को चुराने वाला, तो को आ रहा है, काके की नहीं आ रहा है साथियों। अर्थात यहाँ पर जो चंद्रोदय है इसमें संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि चंद्रोदय का समास विग्रह क्या होगा, चंद्रमा का उदय। क्या होता है, चंद्रमा का उदय, जिसको हम कहते हैं चंद्रोदय। ठीक है, तो थर्ड विकल्प यहाँ क्या रहे, का रहे ना, और का क्या है, संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है। तो थर्ड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग हुआ है। उत प्लस हार, उतहार। नी प्लस ऊन, न्यून। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। और वट प्लस वृक्ष, वट वृक्ष। तो साथियों, 3 विकल्प है जिसमें संधि का प्रयोग नहीं हुआ है और एक विकल्प में सही संधि का प्रयोग हुआ है। उसी विकल्प को आपको देखना है। देखो, वट वृक्ष में वटो प्लस वृक्ष होता है। क्या होता है, वटो प्लस वृक्ष बराबर शब्द बनता है वट वृक्ष। वट वृक्ष, वटो एक ही मात्रा चढ़ेगी, सॉरी है ना। नी प्लस ऊन में क्या मिस्टेक आ रही है, ये ऊन जो शब्द है इसमें बड़ा हुआ आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। उतहार जो शब्द है इससे क्या बनता है, उद्धार। क्या शब्द बनता है, उद्धार, न कि उतहार, ये भी गलत हो गया। अर्थात यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है। वर्षा प्लस ऋतु बराबर शब्द बनेगा वर्षा ऋतु। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है, गुण संधि लगी हुई है इसमें। थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। अब देखो, इसका गलत क्या होता है, वर्षा ऋतु। इस प्रकार से गलत होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ ही बता देते हैं, आ नहीं ए होना चाहिए ना, अर होना चाहिए। वर्षा प्लस ऋतु, आ के बाद में री आ रहा है, तो इससे क्या बनेगा, अर बनेगा, आर नहीं बनेगा, अर बनेगा साथियों। और शुद्ध शब्द क्या होगा, वर्षा ऋतु। तो विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है 9वें प्रश्न में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 10 पे आएंगे। देखो, प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अमीय, कीर्ति, घटिका और तेल। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, घटिका तत्सम है, कीर्ति तत्सम है, तेल तत्सम है, लेकिन अमेय शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं है, बल्कि अमेय शब्द एक तद्भव शब्द है। ये तद्भव शब्द किससे बना है साथियों, ये अमृत शब्द से अमेय शब्द का निर्माण हुआ है। अमृत इसका तत्सम रूप है और अमेय शब्द यहाँ पर इसका तद्भव रूप है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 10 में। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। चलिए 11वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग, ठीक है, नहीं है। गायक, माली, सुता और अनुज। गायक का मतलब पुल्लिंग है ये भी, अनुज, अनुज भी पुल्लिंग है, माली, माली भी पुल्लिंग है, लेकिन साथियों सुता, सुता शब्द यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है। सूत शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है और सुता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। सूता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 जो है ये स्त्रीलिंग है, तो विकल्प नंबर 3 आपका सही रहेगा क्योंकि ये पुल्लिंग नहीं है। 11वें प्रश्न में थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से अनिमेष का अर्थ है। अनिमेष का अर्थ आपको बताना है, जो धन कम खर्च करता हो, बिना पलक झपकाए, किसी कार्य के बदले नाजायज रूप से धन लेना, और जो अधिक मात्रा में वर्षा होना। तो साथियों, अधिक मात्रा में वर्षा होना तो अनिमेष का अर्थ नहीं होता है। किसी कार्य के बदले नाजायज रूप से धन लेना रिश्वत होती है। बिना पलक झपकाए, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। बिना पलक झपकाए उसको ही अनिमेष कहा जाता है। जो धन कम खर्च करता है उसको यहाँ पर अल्प व्ययी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्प व्ययी कहा जाता है उसको। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है 12वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो 13वां प्रश्न, विलोम युग्म के संबंध में असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है। वर्तमान का दीर्घकालीन, चिंता का कुंठा, परमार्थ का स्वार्थ और बहुधा का हमेशा। तो बहुधा और हमेशा ये दोनों तो एक ही है।
चिंता, कुंठा, ये भी एक समान है। वर्तमान, दीर्घकालीन, वर्तमान का भाई दीर्घकाल थोड़ी होता है साथियों, अल्पकालीन का दीर्घकालीन होता है। तो ये तीनों तो असत्य कथन है, लेकिन यहाँ पर परमार्थ का स्वार्थ ये असत्य कथन नहीं है, क्योंकि ये कैसा कथन है, ये सत्य कथन है, ये बिल्कुल सही विलोम है, परमार्थ का स्वार्थ ही होता है। थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नों की लैंग्वेज को आपको समझना पड़ता है, प्रश्न तो इजी ही होते हैं ये। चलिए प्रश्न नंबर 14, मैं पेन से लिखता हूँ वाक्य में कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो देखो कर्ता ने आना चाहिए, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। तो देखो करण से अथवा के द्वारा, तो मैं पेन से लिखता हूँ, यहाँ पर ये करण कारक का चिन्ह, करण कारक इसमें प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में। विकल्प नंबर आपका 3 14वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 में। तो चलिए 15वां प्रश्न क्या है, नीर चुरावे संपुटी मार सहे घड़ियाल, इसका सही अर्थ क्या है साथियों। स्वार्थी का साथ स्वार्थ पूरा होने तक ही सीमित होता है, अपराध कोई और करे सजा किसी और को मिले, व्यर्थ का दिखावा करना, या फिर धोखाधड़ी अधिक समय तक नहीं चल पाती। तो देखो यहाँ पर ये जो मुहावरा दे रखा है, इसका आपको सही अर्थ बताना है। देखो नीर चुरावे संपुटी मार सहे घड़ियाल, मतलब यहाँ अपराध तो कोई और करे और सजा किसी और को मिला, मतलब नीर का मतलब वस्त्र, नीर चुरावे संपुटी मार सहे घड़ियाल, तो अपराध कोई और कर रहा है और सजा किसी और को यहाँ पर मिल रही है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे साथियों। तो चलिए 16वां प्रश्न क्या है, कमजोर में कौन सी भाषा का उपसर्ग लगा हुआ है, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। तो पहले हम इसमें उपसर्ग देखेंगे कि भाई उपसर्ग लगा कौन सा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर कम प्लस जोर से शब्द बना है कमजोर, मतलब इसमें कम उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर कम जो उपसर्ग है साथियों ये उर्दू भाषा का है। किस भाषा का है ये, उर्दू भाषा का। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आएंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, पराधीन, पराजय, पराभव और पराकाष्ठा। तो देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न गलत होने का चांस बहुत ज्यादा है। देखो पराजय, पराभव, पराकाष्ठा, पराधीन, तो तोड़ के देखेंगे। पराकाष्ठा को तोड़ेंगे तो परा प्लस काष्ठा, पराकाष्ठा शब्द बनता है, अर्थात इसमें परा उपसर्ग है, तो ये आपका आंसर नहीं है। फिर पराभव को तोड़ के देखेंगे तो परा प्लस भव शब्द बनता है पराभव, बिल्कुल इसमें भी परा उपसर्ग लगा हुआ है। पराजय को तोड़ेंगे तो पराजय का टुकड़ा क्या होगा, परा प्लस जय, इसमें भी परा उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी आपका आंसर नहीं है। तो मतलब आपका आंसर क्या है, पराधीन है, क्योंकि पराधीन का परा प्लस धीन नहीं होता है, पर प्लस अधीन से पराधीन शब्द बना है, मतलब पर पराधीन शब्द में परा उपसर्ग नहीं है बल्कि पर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। तो विकल्प 1 आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, चलन, लेखक, बिटिया और विवाद। भाई प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना है। तो चलन में चल मूल शब्द है, न प्रत्यय है। लेखक में लेख मूल शब्द है और अक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। बिटिया में यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, और विवाद में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, क्योंकि विवाद शब्द का निर्माण वी प्लस वाद से मिलकर हुआ है। इसमें वाद मूल शब्द है और वी क्या है, उपसर्ग है। तो इस ये प्रत्यय रहित शब्द है। 18वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो आपके 19वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, प्रज्वलित, तत्वाधान, अनुग्रहित और अभिष्ट। तो देखो अभि प्लस इष्ट, यहाँ पर अभिष्ट में बड़ी की मात्रा आना चाहिए, क्योंकि अभि प्लस इष्ट से बड़ी की मात्रा, इधर भी ई इधर भी ई, दीर्घ संधि हो रही है, तो अभिष्ट गलत हो गया। तत्वाधान में यहाँ पर ये डबल त लग रहा है, ये गलत हो गया। प्रज्वलित में ये बिल्कुल ही गलत दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, अर्थात यहाँ पर जो अनुग्रहित शब्द है इसकी वर्तनी सही है। 19वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 20 पे आएंगे। लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी त्रुटि दिखती है किसी भी प्रकार की, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, उसका निश्चित रूप से समाधान जरूर किया जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे, पशुओं के चरने की भूमि को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, बीड़, फावड़ो, गोपन और चरणोद। तो देखो जहां पर पशुओं के चरने की भूमि होती है उसको हो राजस्थानी भाषा में जिस नाम से जाना जाता है वो है चरणोद।
चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 पे आएंगे। तो 21वां प्रश्न, मेरा बड़ा बेटा पेरिस जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। देखो विशेषण पदबंध में विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ कोई विशेषता नहीं है। सर्वनाम मेरा बड़ा बेटा पेरिस जा रहा है, तो यहाँ पर बड़ा बेटा, बेटा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है साथियों, इसलिए ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा विकल्प 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न, इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। देखो ये तो यहाँ पर अल्प विराम है, ये यहाँ विसर्ग चिन्ह है, यहाँ पर ये विस्मय सूचक चिन्ह है, इसको संबोधक चिन्ह भी कहा जाता है, वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर ये जो चौथा विकल्प दे रखा है, ये हंस पद चिन्ह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये हंस पद चिन्ह का ये उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 4 22वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां प्रश्न, निम्न में से समुद्र का पर्यायी शब्द नहीं है? जल्दी, जलज, पारावर और वारिधि। साथियों समुद्र के पर्यायवाची शब्दों में आपको देखना है कि कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो वारिधि भी समुद्र का पर्यायवाची है, पारावर भी समुद्र का पर्यायवाची है, जल्दी भी समुद्र का पर्यायवाची है, लेकिन जलज शब्द यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जलज शब्द यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, पहला यहाँ पर चौथा जो विकल्प है ये तो किसका चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह का उदाहरण है। यहाँ पर ये जो विकल्प है ये प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण है। योजक चिन्ह का उदाहरण दूसरे विकल्प में दिया हुआ है, बिल्कुल दूसरा विकल्प ये आपका सही है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं रात और बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगा के दिन, इस प्रकार के, तो ये बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है ये है योजक चिन्ह। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 24 में। ये नीचे लगा हुआ है, ये नीचे नहीं ऊपर होता है थोड़ा, है ना, तो इसलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, प्रबलन कौशल के जनक है? H.C. हल, वर्धीमर, एचिसन और एलन। तो साथियों प्रबलन कौशल, जिसको हम पुनर्बलन कौशल भी कहते हैं, क्या होता है कि छात्र के द्वारा कोई सही उत्तर या सही क्रिया की जाती है तो हम उसको उद्दीपक के रूप में कोई पुनर्बलन देते हैं। तो साथियों इस कौशल के जो जनक है वो H.C. हल को माना जाता है। किसको? H.C. हल को इसका जनक माना जाता है। हल को, C.H. हल को, C.H. हल को इसका जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक सिद्धांत दिया था साथियों, पुनर्बलन पर आधारित एक सिद्धांत था, अधिगम का विधिक सिद्धांत। जो चूहे पर इन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें इन्होंने पुनर्बलन या प्रबलन कौशल का प्रयोग किया था। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आएंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न, इस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है? श्रवण, लेखन, पठन और वाचन। देखो श्रवण में सुनना होता है तो वर्तनी तो नहीं है, वाचन में बोलना होता है, पठन में पढ़ना होता है, लेखन में लिखना होता है। तो सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता है वर्तनी में? लेखन कौशल में दिया जाता है साथियों। वर्तनी को सबसे अधिक महत्व लेखन में दिया जाता है, क्योंकि एक शब्द भी अगर वर्तनी में, जैसे आपने मान लो लेखन लिखा, तो इस प्रकार से अगर डबल मात्रा चढ़ा दी तो पढ़ेंगे तो लेखन ही, लेकिन यहाँ पर ये वर्तनी गलत हो गया ना ये, तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 26 में, यही आपका सही आंसर होगा। लेखन में ही वर्तनी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, लेखन कौशल में। सेकंड विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 27, बार बार रटने की विधि है? व्याख्यान विधि, अव्याकृति विधि, सूत्र विधि और पारायण विधि। तो रटने पर आधारित विधि कौन सी है भाई? व्याख्या भी है, सूत्र भी है, अव्याकृति भी है, पारायण भी है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनमें से चारों में से, जो सबसे बेस्ट आंसर है, फिर हम उसका चुनाव करेंगे। जैसे जब चारों ही विकल्प आए,
ये दिए गए जो विकल्प है वो, और यहाँ पर आपको पारायण विधि भी विकल्प में दिख जाए तो आपको निश्चित रूप से बार बार रटने पर विधि का नाम लेते ही पारायण विधि आपके माइंड में आना चाहिए साथियों। व्याख्या, सूत्र, अव्याकृति तीनों भी यहाँ पर रटने पर आधारित है, लेकिन अगर विकल्प में पारायण विधि दे रखी है तो यही आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। वहाँ पर आपको फिर पारायण विधि को ही सही करना है। चौथा विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न है, इकाई विधि का दोष है कौशल अविकसित करना, कर्मिकता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना, शिक्षण सामग्री का बंटवारा करना। तो देखो इकाई विधि एच.सी. मॉरिसन के द्वारा ये विधि दी गई थी। पहली चीज तो ये है, इकाई विधि में क्या किया जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक में एक ही गुण से संबंधित जो अलग अलग पाठ होते हैं उनको एक इकाई में पिरो करके एक साथ पढ़ाया जाता है। जैसे एक मान लो कि भाई पाठ्य पुस्तक में कक्षा 5 की एक किताब है, कक्षा 5 की एक किताब है। अब उसमें कहानी के 5 पार्ट है और टोटल पार्टों की संख्या 20 है। तो उन 5 पार्टों को, जैसे पहला एक तो तीसरा पार्ट है, फिर 8वां है, फिर 12वां है, फिर 17वां है और फिर 20वां है। ये 5 पार्ट कहानियों के हैं। तो हम इकाई के माध्यम से उन 5 को एक ही इकाई में बांध करके सभी को एक साथ पढ़ा देंगे। तो 5 यहाँ 3, 8, 12, 14, 20 इन सभी पार्टों को एक साथ पढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, क्रम टूट जाता है इन चीज़ों का, क्योंकि बीच में पार्ट छूट जाते हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि इकाई विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है कि कर्मिकता का अभाव इस विधि में पाया जाता है। तो दूसरा विकल्प 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आएंगे। अंतिम क्वेश्चन है साथियों, सॉरी इसके बाद में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये तो सेकंड लास्ट हो, इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है। तो देखो 29वां प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण व रोचक सामग्री सुनने को भी मिले, पढ़ने को भी मिले, और चार्ट अधिक से अधिक देखने को मिले। तो भाई ऐसा है कि सारी ही चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन फिर हम उलझ जाते हैं इस चीज़ पे आके, क्योंकि हमें सबसे बेस्ट विकल्प का चुनाव करना है। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई कमी आपको लगती हो वीडियो में तो निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर करिएगा, और ये भी बता करके जाइएगा कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा है साथियों। तो 29वें प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा, आपको पढ़ना सीखना है तो जिस भी भाषा को, जो लक्ष्य भाषा है मतलब जिस भी भाषा को आप पढ़ना सीखना चाहते हैं उसकी अर्थपूर्ण भी सामग्री मिलना चाहिए, रोचक भी होना चाहिए, और वो सुनने को भी मिलना चाहिए, पढ़ने को भी मिलना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों दिए गए विकल्पों में से। तो तीसरा विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है आपसे 30वें प्रश्न में। लेखन क्षमता के आकलन के लिए आपको लेखन क्षमता का आकलन करना है। अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों व संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई व स्पष्टता को देखना होगा, और इनमें से सभी। तो भाई लेखन क्षमता का आकलन करना है तो बालक जो विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है उसको भी चेक करो, अर्थपूर्ण वाक्य लिख रहा है, संदर्भ कहाँ से उसने लिए हैं उसको भी चेक करो, लिखावट की सफाई कैसी है, स्पष्ट कैसे लिख रहा है तो इसको भी चेक करो। मतलब ये सारी चीज़ें लेखन क्षमता के आकलन के लिए जरूरी होती है। तो चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 12 पूरा हुआ साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपसे निवेदन है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसके पास आपके पास बिल्कुल नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ।